नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, हम जब प्रातःकाल उठते हैं तो आकाश में हम कई बार देखते हैं कि पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा होता है। धीरे धीरे सूर्य पूर्व से उदय होकर के शाम होते होते वो पश्चिम दिशा की ओर जाकर अस्त हो रहा होता है। इसके साथ ही हम फिर आकाश में एक नया दृश्य देखते हैं। धीरे धीरे आकाश में छोटे छोटे प्रकाशित बिंदु दिखाई देने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब काफ़ी रात होने के बाद पूरा आकाश उन छोटे छोटे प्रकाशित बिंदुओं से भर जाता है और ऐसा लगता है जैसे किसी चादर पर हीरे जड़ दिए गए हों। और साथ ही साथ बच्चों, हम यह भी देखते हैं कि आकाश में रात्रि के समय हमें एक और प्रकाशित पिंड दिखाई देता है जिसको कि हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि पूर्व दिशा से प्रातःकाल में सूर्य का उदय होना, सायंकाल में पश्चिम दिशा में जाकर के सूर्य का अस्त होना और सायंकाल के बाद रात्रि के समय प्रकाश में छोटे छोटे प्रकाश के बिंदुओं का उदय होना और चंद्रमा का उदय होना, यह एक नियमित प्रक्रिया है और ये पूरे समय चलती रहती है। क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो घटना है नियमित रूप से किस प्रकार से होती हैं? बच्चों, इन्हीं सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हम NCERT की कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास के प्रथम अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आकाश में छोटे छोटे प्रकाशित बिंदुओं को देखने के साथ साथ हम एक बड़ा प्रकाशित पिंड भी देखते हैं जिसको कि हम चंद्रमा कहते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने चंद्रमा को एक ही आकार में देखा है? जरूर एक आकार में नहीं देखा होगा, क्योंकि अलग अलग समय पर चंद्रमा अलग अलग आकार में दिखाई देता है। बच्चों, चंद्रमा के विभिन्न आकारों से संबंधित विभिन्न घटनाओं को समझने की हम कोशिश करते हैं। आप इस चित्र में देखिए कि चंद्रमा के विभिन्न आकार दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग अलग समय पर हमें आसमान में दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो चंद्रमा का तस्वीर जो हमें दिख रही है वो हमें सबसे छोटे आकार की दिख रही है। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद और बड़ी होती चली जाती है और हम देखते हैं कि महीने में एक बार हम चंद्रमा की पूरी आकृति को देख सकते हैं और इस आकृति को हम पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा कहते हैं। पूर्ण चंद्रमा के आकार के बाद हम देखते हैं कि चंद्रमा का आकार फिर से धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और फिर 15वें दिन वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, यानी कि जो ये शेप दिखाई देती है वो भी हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। और जो ये घटना है इसको हम इस रात को नए रात्रि का चंद्रमा या नए चंद्रमा की रात या अमावस कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि चंद्रमा के विभिन्न आकारों के साथ दो घटनाएं संबंधित हैं, एक पूर्ण चंद्रमा और एक बिल्कुल दिखाई ना देना यानी कि अमावस वाली रात। बच्चों, इन्हीं घटनाओं से संबंधित हम और चर्चा करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, हम बात कर चुके हैं चंद्रमा के विभिन्न आकारों के संबंध में और हमने अब दिखाया था पूर्णिमा। पूर्णिमा जब रात में पूर्ण चंद्रमा होता है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। और बच्चों, ये जो घटना है ये पूरे महीने में केवल एक बार होती है। अमावस्या, बच्चों हमने देखा था कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात के बाद चंद्रमा का आकार धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और 15 दिन के बाद हम पूर्ण चंद्रमा नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज,
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। अब हम इन खगोलीय पिंडों के बारे में बात करते हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं, किस चीज़ों से बने होते हैं और इनकी और क्या विशेषताएं होती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, ये गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा होती है, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। बच्चों, अब आप रात्रि का एक दृश्य को अवलोकन कीजिए। इसमें आपको आकाश में असंख्य छोटे छोटे प्रकाशित बिंदु दिखाई दे रहे हैं और ये प्रकाशित बिंदु तारे कहलाते हैं। बच्चों, आप रात्रि का एक और दृश्य देखिए। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? जरूर आप देख पा रहे होंगे बहुत से तारे चमक रहे हैं और चंद्रमा भी हमें दिखाई दे रहा है। ये सब दृश्य हम रात्रि में ही देख सकते हैं। बच्चों, हमने पिछले दृश्य में देखा कि रात्रि के समय आसमान में हमें चंद्रमा और असंख्य तारे दिखाई देते हैं। अब हम दिन के दृश्य में हम देखते हैं कि हमें केवल आसमान में सूर्य ही दिखाई देता है। अरे, क्या कभी आपने सोचा है कि रात्रि में दिखने वाले चंद्रमा और असंख्य तारे कहाँ चले जाते हैं? इसका कारण ये है कि सूर्य की रोशनी है वो बहुत तेज होती है, जिसके कारण ज़्यादा प्रकाशमान होने के वजह से जो चंद्रमा और जो तारे हैं वो हमसे बहुत दूर होने के कारण वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं छिप जाते हैं या कहीं गायब हो जाते हैं। वो अपनी जगह पर प्रकाशमान रहते हैं। बच्चों, आपने देखा कि रात्रि के समय आसमान में हमें चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। सूर्य उदय होने के साथ ही उसकी तेज रोशनी के कारण दिन में हमें चंद्रमा और तारे दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने आसमान में रात्रि के समय तारों के विभिन्न समूहों को देखा है? अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमें तारों से बनी हुई विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। उन्हीं आकृतियों में से जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से जान पाते हैं या देख सकते हैं वो है एक सप्तऋषि मंडल। उसके बारे में हम बात करते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने रात्रि के समय तारों को गौर से देखा है? यदि हाँ, तो आपने जरूर पाया होगा कि तारे के समूह विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। तारों के समूह द्वारा ये बनाई गई विविध आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं और उन्हीं आकृतियों में से एक है सप्तऋषि मंडल। अब उसी सप्तऋषि मंडल को हम एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अब आप इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें 4 दिशाएं दिखाई गई हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और आप एक लड़की की तस्वीर भी देख रहे हैं जो कि तारों को निहार रही है। अब आप ध्यान देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 तारों का समूह मिल करके हमें एक आकृति दिखाई देती है और इस समूह को हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। और सप्त का मतलब होता है 7, ऋषि का मतलब होता है संत। यदि हम चौक के माध्यम से इनको हम जोड़ दें तो हमें एक आकृति बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ इन्हीं सप्तऋषि मंडल की सहायता से हम उत्तर दिशा की ओर दिखने वाले एक ध्रुव तारे को भी देख सकते हैं। प्राचीन समय में समुद्री यात्राओं के दौरान तारों की स्थिति को देखकर ही दिशाओं को ज्ञात किया जाता था। बच्चों, सप्तऋषि मंडल के ये जो तारे हैं इनको यदि हम
एक लाइन की काल्पनिक लाइन की सहायता से जोड़ें और इसको आगे बढ़ाएं और फिर इस लाइन के द्वारा हम और आगे देखें तो हमें उत्तर दिशा की तरफ एक तारा दिखाई देता है जिसको कि हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। ध्रुव तारा सदैव अपनी स्थिति पर रहता है, ये कभी भी अपनी स्थिति को नहीं बदलता। तो नाविक लोग इस ध्रुव तारे की सहायता से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो बच्चों, आपने देखा कि चार्ट के माध्यम से नक्षत्र मंडल का एक समूह जिसको कि हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं और उस सप्तऋषि मंडल की सहायता से हम ध्रुव तारे को भी पहचान सकते हैं, ध्रुव तारे की स्थिति को भी हम जान सकते हैं। और ये ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा का ज्ञान देता है, यानी कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित होता है और ध्रुव तारा सदैव अपनी स्थिति पर ही रहता है, ये कभी भी अपनी स्थिति से इधर उधर नहीं होता। आइए बच्चों, हम सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे के बारे में और चर्चा करते हैं। सप्तऋषि रात में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई देती हैं। बच्चों, अगर रात्रि के समय जब आसमान बिल्कुल साफ हो और बिल्कुल हमें तारे अच्छे से दिखाई दे रहे हों तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हम तारों की सहायता से विविध आकृतियों को देख पाने में सक्षम होते हैं और जो ये समूह है तारों का, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। उन्हीं नक्षत्र मंडलों में से एक नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल। अब इसका नाम सप्तऋषि क्यों पड़ा? सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब होता है संत, तो ये सात तारे सात संतों की तरह माने जाते हैं। प्राचीन समय में लोग दिशा का जो निर्धारण था तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि उस समय तक कंपास या दूसरे ऐसे उपकरणों का आविष्कार नहीं हुआ था। समुद्र के द्वारा यात्रा करने वाले नाविक या स्थल मार्ग से यात्रा करने वाले लोग रात्रि के समय तारों की स्थिति को देखकर ही दिशाओं को जान पाते थे, क्योंकि एक तारा है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है, यानी कि ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा में स्थित होता है और ध्रुव तारा सदैव एक ही स्थान पर स्थित रहता है, यानी कि यह तारा अपने स्थान से कभी भी इधर उधर नहीं होता है। हम सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। जैसा कि बच्चों हमने चार्ट में देखा था कि संकेतक तारे के माध्यम द्वारा हम ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। बच्चों, अब हम पिंड यानी कि प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारों के अलावा और भी बहुत सारे हमें पिंड दिखाई देते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, यानी कि जैसे सूर्य में अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। अब ये जो खगोलीय पिंड हैं प्रकाशित होने के लिए दूसरे तारों से प्रकाश लेते हैं। ये तारों के प्रकाश दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इंग्लिश में ग्रह को प्लैनेट कहते हैं। ये शब्द प्लैनेट ग्रीक भाषा के पैलेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। बच्चों, प्लैनेट यानी कि पैलेंटाई शब्द से जो बना है उसका मतलब परिभ्रमक हमने समझा, चारों ओर घूमने वाले। तो ग्रह हैं वो चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड हैं और इन खगोलीय पिंडों के पास अपना खुद का ना तो प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती है। ये दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बच्चों, हमने अभी जाना कि आकाश में कुछ पिंड यानी कि प्लैनेट होते हैं। ये वो खगोलीय पिंड हैं
जिनके पास अपना खुद का ना तो प्रकाश होता है ना ही ऊष्मा होती है। अब ये पिंड अपने को प्रकाशमान करने के लिए दूसरे तारों से प्रकाश लेते हैं और प्रकाशमान होते हैं। और साथ ही हमने यह भी देखा कि जो प्लैनेट शब्द है वो किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई। ग्रीक भाषा में ये प्लेंटाई एक शब्द है जिसका मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला। अब जो ये पिंड हैं ये किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे पिंड की जिस पर कि हम निवास करते हैं। क्या उसका आप नाम बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, पृथ्वी। पृथ्वी पर हम लोग जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जानवर और मानव जाति निवास करती है और ये एक बड़ा अद्भुत ग्रह है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी एक पिंड है और क्या वो पिंड ग्रह है, और ग्रह है तो वो क्यों है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, क्या पृथ्वी एक ग्रह है? यहां एक तारा है। यस, बिल्कुल, पृथ्वी एक ग्रह है। बच्चों, हमने पृथ्वी को ग्रह मान लिया, लेकिन पृथ्वी को ग्रह मानने के वो कौन कौन से कारण हैं कि हम पृथ्वी को तारा ना कहते हुए एक ग्रह मानते हैं? उसके कौन कौन से कारण हैं? चलिए उन कारणों का पता करने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। बच्चों, हमने जान लिया था कि वो पिंड जो किसी दूसरे तारे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो पहला कारण यह हुआ कि पृथ्वी एक ग्रह है। उसका कारण है कि पृथ्वी अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। अब दूसरा कारण क्या है कि पृथ्वी एक ग्रह है? पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा भी प्राप्त करती है। हमने यह भी जाना था कि जो पिंड दूसरे तारों से ऊष्मा प्राप्त करते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब दिन का उजाला होता है तो हमें सूर्य से रोशनी भी मिलती है और हमें सूर्य से गर्मी यानी कि ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो बच्चों, दो कारण जो हमारे समझ में आते हैं कि हमारा जो निवास स्थान है, हमारी जो पृथ्वी है, वो एक ग्रह है, कि वो अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही सूर्य भी एक तारा है, उससे प्राप्त करती है। यदि हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। बच्चों, जिस प्रकार रात्रि के समय हमें आसमान में चंद्रमा चमकता हुआ प्रतीत होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, यदि हम लोग चंद्रमा पर जाकर हम अपनी पृथ्वी को देखें तो वो भी हमें चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखाई देती है। बच्चों, हमने देखा कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह क्यों है, इसको हमने जाना। आइए हम अब चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा, द मून। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर है। बच्चों, हमने कहा कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला। अब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का एक चोली दामन का साथ है और ये साथ साथ चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बच्चों, चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है, यानी कि उसके चारों ओर
चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। अब चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्यों है? क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है। इसलिए ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। और इसलिए चूंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। बच्चों, हमने देखा कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर क्यों है, और साथ ही हमने यह भी देखा कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कैसे है, क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या क्या जाना। हमने इस अध्याय में सबसे पहले चंद्रमा के विभिन्न आकार और उन आकारों से संबंधित घटनाओं जैसे पूर्णिमा यानी कि पूर्ण चंद्रमा और अमावस्या की घटनाओं को जाना। इसके बाद हमने सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में चमकने वाले विभिन्न खगोलीय पिंडों के बारे में जाना। और हमने यह भी जाना कि तारों के समूह द्वारा बनाई गई विशेष आकृतियां, जिन्हें कि हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, उनको जाना। और उन नक्षत्र मंडलों में भी हमने एक विशेष मंडल, जिसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं, उसको जाना। और बच्चों, हमने यह भी जाना कि सप्तऋषि मंडल की सहायता से हम ध्रुव तारे को कैसे पहचान सकते हैं और किस प्रकार प्राचीन समय में तारे हमें दिशा निर्धारण में मदद करते थे। बच्चों, इसके साथ हमने यह भी जाना कि जिन पिंडों के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और वो चारों तरफ घूमते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रहों के बारे में भी जाना। और इसके साथ हमने यह भी जाना कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह क्यों है, और पृथ्वी का एक सहचर उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। बच्चों, इस अध्याय से संबंधित गृह कार्य जो इस प्रकार है। गृह कार्य, होम असाइनमेंट। प्रश्न नंबर 1, हम दिन में तारे क्यों नहीं देख पाते? प्रश्न नंबर 1 को फिर से दोहराते हैं। हम दिन में तारे क्यों नहीं देख पाते? प्रश्न नंबर 2, सूर्य को भी तारा क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 2 को फिर से दोहराते हैं। सूर्य को भी तारा क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी एक ग्रह है, बताइए कैसे? प्रश्न नंबर 3 को फिर से दोहराते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, बताइए कैसे? प्रश्न नंबर 4, उत्तर दिशा को दिखाता हुआ तारा कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 को फिर से दोहराते हैं। उत्तर दिशा को दिखाता हुआ तारा कौन सा है? प्रश्न नंबर 5, जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 5 को फिर से दोहराते हैं। जिन खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? बच्चों, दिया गया गृह कार्य आप पूर्ण कीजिए। बच्चों, अब सौर मंडल में पृथ्वी के अगले भाग में हम सौर मंडल की चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।